डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है? मुकाबले में ऑपोजिशन नहीं है या मोदी का बयानिया नैरेटिव तगड़ा है? अकम्पलिशमेंट बहुत। देखिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं अगर मुझसे आज पूछा जाए कि यार काउंट द नंबर्स ऑफ मोदी साहब, एक तो नेशनलिज्म दिया उन्होंने, दूसरी टीम स्ट्रॉन्ग, ऑप्टिक्स मार्केटिंग में अपनी वो दे आर एक्सपर्ट बीजेपी, मैं बड़ा बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं। दूसरी बात है कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो रही। आज मैं देखता हूं, देखें ये मंदिर है, आज मेरे ख्याल में कांग्रेस को यहां होना चाहिए था, वो कांग्रेस वाले सारे मणिपुर चले गए हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में और इकट्ठे नहीं है। देखिए से आपने खुद देखा होगा कि इंडिया इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, जयशंकर साहब का ईरान का दौरा, मास्को का दौरा, फिर उसके बाद डेवोस वो चले गए वहां से, और जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है आपने देखा होगा। बोइंग ने, जिस तरह हमने पिछले सेगमेंट में कहा था, द बिगेस्ट कैंपस आफ्टर यूएसए दे आर बिल्डिंग देयर इन भारत के अंदर। और उसके बाद उनका फ्रेंच प्रेसिडेंट का जाना उनके 26 जनवरी को वहां पे, और मैं समझता हूं कि इंडिया इज राइजिंग, इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसमें मेरे ख्याल में द वे द मुस्लिम्स एंड द वे द पाकिस्तान नीड टू मूव फॉरवर्ड विद इट टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप एंड स्टार्ट द ट्रेड विद दैट। मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूं हमेशा कि अच्छी चीज अगर आप इजाद नहीं कर सकते तो उसको कॉपी करने की कोशिश करें, लर्न करना चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान इज ऑन राइट ट्रैक, लेकिन स्पीड इज स्लो। इसमें मैं यही कहूंगा कि एक तो मैं वेरी प्लीज के पाकिस्तान हैज रिटेलिएटेड टुवर्ड्स ईरान। अब उससे अगली अच्छी चीज जो हो रही है कि 29 जनवरी को ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इज कमिंग टू पाकिस्तान, दैट इज अ गुड साइन। जो आज मुझे जो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं पाकिस्तान को अच्छी बात भी करूं, ये अच्छी बात थी। नेगेटिव बात ये थी कि आज इस्लामाबाद के अंदर यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई है, टेरर थ्रेट है। इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी? दूसरी आज की रिपोर्ट आई है कि आईएमएफ ने बताया है कि पाकिस्तान को आने वाले सालों में कितने पैसे चाहिए वापस करने के लिए, अबाउट $75 बिलियन आपको चाहिए होगा। और मैं तीसरा मुझे गिला ये है, 2 जलसे हमारे आने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब कर चुके हैं, वजीर आजम साहब। वजीर आजम साहब ने मानसेरा जलसा किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं होता तो आज दूध की नहरें होती, आप कराची से चलते तो आप पेशावर 2 घंटे पहुंच जाते। मैं मान ली बात, मियां साहब मैंने मानी। मियां साहब पिछली बातें छोड़े, आगे बताएं क्या होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, आगे कौन सी प्रोडक्ट आप बेचेंगे, यहां कौन सी प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे हमें कर्जे हमारी जान छूटेगी? किस तरीके से आपके पास कौन सा प्लान है जिसके अंदर हमारी नई जनरेशन को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे? आप किस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के टक्कर का कोई इंस्टीट्यूट बनाएंगे? मैं ये सुनना चाहता हूं आपसे। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि आपके खिलाफ 4 जजों ने फैसला ये दे दिया था, आप लंदन चले गए, वो माजी है, सारा मुस्तकबिल दिखाएंगे सब हमें, और वो कोई भी बात नहीं कर रहा। मेरा दुख ये आज फिर दोबारा यही दुख है कि उसके बारे में कोई भी लीडर बात नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो साहब जलसे में गए हैं तो पावर नैप ले रहे थे, सो गए थे स्टेज के ऊपर। तो इस तरह तो नहीं होगा ना। इसको आप जब खुद सोए हैं तो कौन को किस तरह जगाएंगे? आपको उठना चाहिए। आपके आसपास हर मुल्क आगे जा रहा है और आपका हर मुल्क के साथ झगड़ा है। मैं कल हमारे एक बहुत बड़े डिप्लोमेट जो है, बहुत की पोजीशन पर है, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज नॉट आइसोलेटेड। हाँ, ये अलग बात है, हमसे बात ही कोई नहीं करता। आइसोलेशन की डेफिनेशन क्या है जोर साहब? आइसोलेशन की बात यही होता है ना, हर एक बंदा आपसे डर रहा होता है, आपसे बात नहीं करता, कहते हैं ऐसी तरह नहीं है, हम अपने खित्ते में तरह नहीं है, लेकिन हमसे सारे नाराज हैं। बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है आपकी। लेकिन चीमा साहब, एक दुख वाली बात यह है, और दूसरी दुख वाली बात यह है कि आज सुबह किसी पाकिस्तान के बच्चे ने किसी ब्रिज के ऊपर से फंदा लेकर खुदकुशी कर ली। ये आपकी इस्लामाबाद के एस्टेब्लिशमेंट के मुंह के ऊपर थप्पड़ है कि जवान बच्चे अब पुलों के ऊपर इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े खुदकुशियां कर रहे। तो इसका हल जो है वो चंद लोगों के पास है, 2 या 3 लोगों के पास है, और किसी के पास हल नहीं। दूसरे लोग सारे ये जलसे जो है, ये जलसे जुलूस तो आपको पता है ना, कोई बिरयानी की प्लेट के लिए आ जाता है, कोई किसी काम के लिए आ जाता है, बल्कि यहां भी सुना गया कि 2-2 हजार रुपया देकर लाते हैं, 5-5 हजार रुपया देकर लाते हैं। ऐसा तो बहुत है ना पाकिस्तान, क्योंकि आपने डॉलर बड़े कमाए हैं पिछले दिनों में जब से रशिया आया था पाकिस्तान। लेकिन चीमा साहब, अफसोस है किसी के पास सोल्यूशन कोई नहीं है। करप्शन का हर चीज, करप्शन का दौरा है। मैंने कहा था आपके पिछले सेगमेंट में भी अर्ज की थी, और अर्ज की थी मैंने सिर्फ अपने आसिम मुनीर साहब से, काजी फैज ईसा साहब से, कि ऑपरेशन मरगे करप्शन जरूर शुरू होना चाहिए। पहले आपने सर्वचार किया है, लेकिन ऑपरेशन मरगे करप्शन जब तक शुरू नहीं होगा, कौम कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद इट। दूसरी खबर आज की ये थी कि खान साहब गुस्सा कर गए हैं, जेलर को गालियां शालियां दे दी हैं, वो भी ये खबर गर्दिश कर रही है। लेकिन खान साहब को भी चाहिए कि आपको इतनी फ्रीडम है कि आप इंटरनेशनल जरीदों में आर्टिकल लिख रहे हैं, तो इससे ये जेल थोड़ी होती है। तो सुना है वहां पे कशीदगी हुई है, और जो खासकर मेरे मुर्शिद ने कहा है, अपील कर दी है अपने पीटीआई के लौंडे लपाड़ों से कि संडे वाले दिन बाहर निकलकर पहिया जाप कर। वाह, ठीक है, ये उनकी अपील पहुंच चुकी है। लौंडे लपाड़े जो है वो तैयारियां कर रहे हैं कि उथे डीजे बाटन कहता आज इमरान खान के जलसे च नचण जी करता है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है।
तो कंग्रेचुलेशंस, फाइटिंग गोज ऑन। तो चीमा साहब देखें इसी हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज भारत में कई इंटरनेशनल जरीदों ने लिखा है कि दिस इज नॉट अयोध्या मंदिर, ये आज मोदी साहब की ताजपोशी हुई है। इलेक्शन की उन्होंने कहा इलेक्शन नजदीक है, दिस इज अ पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ने जो कुछ भी है मोदी लैंड स्वीप करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। परफॉर्मेंस की उनकी सर साहब इसकी क्या वजह है? मुकाबले में ऑपोजिशन नहीं है या मोदी का बयानिया नैरेटिव तगड़ा है? अकम्पलिशमेंट बहुत। देखिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं अगर मुझसे आज पूछा जाए कि यार काउंट द नंबर्स ऑफ मोदी साहब, एक तो नेशनलिज्म दिया उन्होंने, दूसरी टीम स्ट्रॉन्ग, ऑप्टिक्स मार्केटिंग में अपनी वो दे आर एक्सपर्ट बीजेपी, मैं बड़ा बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं। दूसरी बात है कि अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो रही। आज मैं देखता हूं, देखें ये मंदिर है, आज मेरे ख्याल में कांग्रेस को यहां होना चाहिए था, वो कांग्रेस वाले सारे मणिपुर चले गए हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में और इकट्ठे नहीं है। और दूसरा उसमें ये है कि जिस तरह जो मैं आखिरी बात हमेशा कहता हूं कि सारी दुनिया के अंदर ट्रेंड है इस वक्त अथॉरिटेरियनिज्म का। एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग हो चुकी है और मोदी साहब को पता है कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को डील करना है। मैं अमेरिका की छोटी सी मिसाल देता हूं। आज अगर पूछा जाए कि यहां पे क्या हो रहा है, बराक ओबामा इज रनिंग द कंट्री सिंस लास्ट 12 इयर्स। 12 साल एक बंदा जब एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करता है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। उसको compete करना थ्रू इलेक्शन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ अपहिल बैटल। तो मेरे ख्याल में अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज और इससे डील करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मोदी साहब जो पॉजिटिव चीज है, मैं आखिरी इस पे एक पॉइंट करना चाहूंगा। अनवर मकसूद साहब से कल किसी ने पूछा आज अगर कायदे आज़म जिंदा होते तो क्या होता, उन्होंने कहा अगर आज जिंदा होते तो कोर्ट लखपत जेल में होते। उन्होंने कहा है ये बात उनकी ठीक है बस, लेकिन उसमें चीमा साहब उससे दूसरा सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का हल क्या है। उन्होंने पाकिस्तान को या अच्छा फौजी और साथ अच्छा मौलवी मिल जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। मैं उनकी बातें सुन के हैरान हो गया हूं कि 2 फिक्रों में उन्होंने सारी चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अनवर मकसूद साहब ने अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी मिल जाए पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। तो उसमें चीमा साहब ये सारी चीजें मौजूद हैं और ये यही समझे कि उनको भारत की तरक्की का सीक्रेट उनको अच्छा चाय बेचने वाला मिल गया। पाकिस्तान को अच्छा फौजी और अच्छा मौलवी अभी तक मिल नहीं रहा। मैं तो इसमें आसम मुनीर साहब को समझता हूं कि अच्छा फौजी है और अगर इफ ही इज नॉट एबल टू डिलीवर इट, आई थिंक नोबडी विल बी एबल टू डिलीवर इट बिकॉज़ ही इज कमिटेड, ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2 आर्टिकल सुहेल वड़ाई साहब ने आर्टिकल लिखा है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और फिर हमारे उमर चीमा साहब ने उसके ऊपर एक वीला किया है उनके पर्सनल सोशबिलिटी के बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। तो उससे मैं आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड, आई एम वेरी मच उनकी डेडिकेशन पे I'm always praying कि these 2 लोगों को लाजमी कामयाब होना चाहिए, काजी फैजी साहब को और हमारे जनरल आसम मुनीर साहब को कामयाब होना चाहिए। अदरवाइज वो कहते हैं ना तारिक अजीज की तरह गलती गुंजाइश रिश्ता, अब आपके पास गलती, आप सारे अपने जो है पॉइंट यूज कर चुके हैं, कैन आई गो फॉरवर्ड विद। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। आज मैं देख रहा था, मैं वैसे इसका कंपैरिजन ड्रॉ कर चुका हूं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे जो मौलवी थे उन्होंने बैरून मुल्क से पैसा लिया और लोगों को इस्लाम और मजहब और मदरसे बनाए, और लेकिन हमारी लीडरशिप ने लोगों को कारोबार करने का गुर नहीं बताया और पहले मजहब की बात की और रोजगार कहां से चलना है हमें नहीं पता, इसीलिए आज हम दरबदर हैं। भारत में नरेंद्र मोदी एक रिलीजियस एजेंडा लेके आए हैं, लेकिन पहले वो कारोबार की बात कर रहे हैं, मजहब की बात वो 10 साल बाद राम मंदिर को, ठीक है इसमें बिटवीन बड़ा कुछ करते रहे होंगे लेकिन वो ले आए। साहब वो हमारे एक मौलवी हैं, बड़े आपके भी फेवरेट है, मौलाना फजलुर रहमान। उनसे आज सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा जी आपका रोजगार इनकम कहां से, पैसे कहां से आते हैं? कहते हैं आपकी इनकम कारोबार क्या? कहता है मेरा कोई कारोबार नहीं। तो कहते पैसे कहां से आता है? कहता है अल्लाह की तरफ से इमदाद आती है। तारिक साहब ये कैसा मुल्क चलता है कि इमरान खान है कोई कारोबार नहीं, मौलाना फजलुर रहमान है मजहबी जमात का इस वक्त सबसे बड़ा लीडर है, कोई कारोबार नहीं। क्या इंस्पिरेशन देते हैं? आपने एक तारिक साहब अक्सर बात करते हैं अमेरिका की, आप मिसाल देते हैं कि अमेरिका में जो लोग भी सियासत में आते हैं पहले वो कहीं कामयाब होते हैं और ये पब्लिक सर्विस है। वेल ठीक है आपने पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, ये साढ़े लोग सारे थे पैसे कमाना होते हैं, इसमें भी कमेंट करें, वो कह रहे अल्लाह की तरफ से इमदाद आती है, वो काम करेंगे तो अल्लाह भी मदद करता है ना, इसमें जरा थोड़ा सा बताएं। मैं ये बताना ये चाहूंगा कि उनका तो बहुत बड़ा कारोबार है मदरसों का। रिलीजन इज अ ह्यूज बिजनेस। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर तो रिलीजन इतना बिकता है कि जिसकी हद कोई नहीं। देखो ना हर चौक में बाबे बैठे हैं मुंडे दे रहे हैं, ये तो कारोबार बहुत बड़ा। आपने देखा नहीं कि जब लैंड क्रूजर मौलवियों के पास कितने कितने बड़े हैं, ये बहुत बड़ा कारोबार है। आप देखें इस वक्त पंजाब में रिजवी साहब का वोट बैंक कितना है, उन्होंने मुर्शद को तस्वीर पकड़वा दी उन्होंने। मजहब तो बहुत बड़ा। अब नए पाकिस्तान से सीधे ही वो रियासत मदीना पर गए, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, 3-3 4-4 बच्चे हैं बगैर शादी के, लेकिन कितना बड़ा यू टर्न फॉरेन एजेंसियों की रिपोर्टें थी। उन्होंने कहा कि इस वक्त रिजवी साहब बहुत पॉपुलर है, उन्होंने नया पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे फेंका जिस तरह जान छुड़ाई उससे, साथ ही रियासत मदीना अमर बिन मारूफ पे चले गए। तो दर हकीकत और शुरू कहां से हुआ है, मैं दुख से कहूंगा आपसे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहीं से शुरू हुआ था ना।
आज भी जब जलसा करना होता है तो यही कहना पड़ता है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वाहिद कंट्री है जो मजहब के नाम पर बना है और करप्ट तरीन है। देखिए खूबसूरती इसकी। मैंने पिछले दिन अर्ज किया था कि इस चीज को ना इस्तेमाल किया करो, आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आप कहते हो ना इस्लाम के नाम पर बना था, तो इस तरह चलते बोलो ये इस्लाम के नाम पर ये हो रहा है 76 साल से, ये होता है इस तरह। इन दोनों में से एक चीज बंद कर दो, या तो इसको ठीक करो इस्लाम के नाम पर बना है, या इस्लाम का नाम इस्तेमाल करना छोड़ दो, सिंपल एज इजी। तो चीमा साहब दर हकीकत बात यह है, और अब सबसे मैंने जिस आपको अर्ज किया, IMF कह रहा है कि आपको $75 बिलियन चाहिए, ठीक है जी। मियां साहब के मुंह से बात नहीं निकल रही कि आगे पाकिस्तान चलाना किस तरह इकोनॉमिकल। पाकिस्तान की क्राइसिस इस वक्त सबसे बड़ा इकोनॉमिकल है। कोई प्रोजेक्ट बता रहे हैं वो, कोई प्रोजेक्ट उनके पास है? इसहाक डार साहब के पास कौन सा प्लान है जिससे पाकिस्तान को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं? एसेट्स बेचेंगे, कर्जे आपने ओवररोल कराएंगे, क्या करेंगे? IMF के तलबे चाटेंगे, अपने यहां पे आर्मी बेसिस देंगे अमेरिका को, होगा क्या? इनकी प्रॉपर्टियां सारी बनेंगी लंदन और टोरंटो में, और तो कुछ भी नहीं होना जो पिछले दौर में हो रहा था। पैसा तो पाकिस्तान, मैं हमेशा ये कहता हूं चीमा साहब, पैसा पाकिस्तान में लाना बड़ी बात नहीं है, बहुत अरसे से आ रहा है, उसको रोकना पाकिस्तान में सबसे बड़ा गुर है, और वो नहीं रोक रहा। आसिम मुरीद साहब को मैं कई दफा मैं कह चुका हूं कि पैसा इस तरह निकल रहा है जिस तरह हाथ से रेत निकल रही है, इस तरह अवारगी हो रही है। आप सोच नहीं सकते, टोरंटो अंदा मोल ले लिया पाकिस्तानियों ने, दुबई तो सारा ही ले लिया ना। वो किस तरह ले रहे हो? फ्री तो नहीं दे रहे ना वो कहां से? गुर्दे बेच रहे हो 25 करोड़ लोगों के, और क्या कर रहे हो? चिमा साहब फिर ऐसे ये, लेकिन चिमा साहब अफसोस कि इस वक्त पाकिस्तान में मदरसा बहुत अच्छा कारोबार है। मैं बचपन में, मैं आखिरी बात ये करना चाहूंगा कि एक चौक में मेरे वालिद साहब वकील थे और 1958 के ग्रेजुएट थे। एक चौक में एक मौलवी साहब बैठे थे, उन्होंने तकरीबन 1000 ईंटें रखी थी, साथ 2-4 उन्होंने सीमेंट की बोरियां रखी थी, और चारपाई पर बैठ के लाउड स्पीकर पे लगा के अक्सर वो कहते थे इत्थे एक टलवाओगे जन्नत च 5 लगणगे। मैंने उनको मुसलसल 10 साल देखा कि वो उसी हुलिये में उसी जगह एक इट भी उन्होंने सीमेंट में जोड़ी नहीं सी होती। मैंने अपने वालिद साहब से एक दफा पूछा, मैं क्या अब्बा जी ये इलीगल नहीं है इस बंदा जो कर रहा है यहाँ पे बैठा? उन्होंने कहा नहीं, इसको लीगल प्रोटेक्शन है। ये कह सकता है कि मुझे पैसे, मेरी अपनी तनख्वाह इतनी है, मेरी तनख्वाह ही नहीं पूरी हो रही तो मैं ईंटें कहां से जोड़ूंगी? वाकई वहां एक इट थल्ले लवांदा रहा, 5 उत्ते लवांदा रहा 10 साल। इस तो बड़ा कारोबार केड़ा चीमा साहब। मैं आपके भी सोचता रहा दाढ़ी रख ला दे काम शुरू कर दें, मुंडे देने शुरू कर दें, मैं तो कभी भी सोचे इस तो अच्छा केड़ा कारोबार। रोटी छोटी चंगी खाओ, दाढ़ी रख छड़ो, ते दूजा तुसी अगे दसिया कि उठ के नमाज पढ़ने की कोई लोड़, सोफे ते बैठे बैठा कुर्सी ते पढ़ लो नमाज को। 2-3 बच्चे हर वेले लत्तां घुटदे रहन, शादियां 4 कर लईए है जी, हर दूजे साल 25 साल की कुड़ी नाल ब्याह कर लो, इस तो बड़ा कारोबार केड़ा जी? ये हजूर, ये आप इस तरह नहीं पहुंचे इस जगह पे, आपने बड़ी मेहनत की, 76 साल बहुत मेहनत की आपने इस जगह पे पहुंचने। मेहनत की है तार साहब, कोई शक नहीं मेहनत की। तार साहब थोड़ी सी बात अमरीकी सियासत की भी कर लें। रॉन डिसेंटिस बैठ गए हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ। वो रामास्वामी भी बैठ के, रामास्वामी क्या नाम है उनके लड़के का, वो भी बैठ गया। वैसे उनके बारे में अगले दिन मैंने आर्टिकल पढ़ा, वो जब से उन्होंने कैंपेन शुरू से पहले वो जरा उनके पास पैसे कम थे, अब थोड़े वो अमीर हो गए हैं, कैंपेन का उनको बड़ा फायदा हुआ सुना है। और रॉन डिसेंटिस आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, रॉन डिसेंटिस भी। और लेकिन आप तार साहब कैंपेन चला रहे हैं, अभी आप गए हुए थे पिछले हफ्ते भी न्यू हैम्पशायर, आई थिंक आप गए हुए थे, दोनों जगह पे हम गए थे। तो इसका मतलब है ट्रंप साहब के चांसेस हैं सर? देखिए अगर फिर इलेक्शन हुए तो उनको कोई रोका नहीं जा सकता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त ओबामा वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप है, आप देखिए किस तरह होता है। बाइडन साहब, एक मैं बात मेंशन करना चाहूंगा, कल भी मैं और जसदीप साहब हम डिस्कस कर रहे थे बैठे कि डेमोक्रेट हलकों के अंदर इस वक्त हू का आलम है, बहुत ज्यादा खामोशी है और खतरनाक हद तक खामोशी है। बिल्कुल इस वक्त डेमोक्रेट लोगों को भी, पार्टी को भी पता है कि बाइडन इज नॉट द कैंडिडेट, लेकिन वो असली कैंडिडेट को सामने नहीं ला रहे, जिसको मैं चीटिंग के मुताबिक समझूंगा कि असली कैंडिडेट सामने ला ही नहीं रहे, असली लाएंगे जाके इलेक्शन के पास। और वो उसका नुकसान क्या है? इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कि उसको अच्छे तरीके से लोग उसको, उसके माजी को, या रिपब्लिकन्स के पास इतना टाइम नहीं होगा उसको क्रिटिसाइज करने के लिए और उसका असली चेहरा कौन को दिखाने के लिए। यह भी एक धांधली है, इसको भी मैं धांधली के मुताबिक समझूंगा कि इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले एक कैंडिडेट को सामने ले आया। तो इस वक्त ये हो रहा है। लेकिन आखिरी बात ये करूंगा कि इस कंट्री को ओबामा साहब चला रहे हैं पिछले 12 साल से। 12 साल एस्टेब्लिशमेंट, FBI, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और हर चीज को कंट्रोल करना, यू बिकम अ पावरफुल पर्सन, यू ऑलमोस्ट बिकम अ किंग, यू ऑलमोस्ट बिकम अ किंग। तो इस वक्त जो है पूरा कंट्री उनकी लपेट में है। जो उनका जो आगे फ्यूचर प्लान है, थोड़ा सा वो भी बता देना चाहता हूं। जो 3 लाख बंदा पर महीने का यहां पे आ रहा है, तकरीबन 14-15 मिलियन इलीगल लोग आ चुके हैं। डेमोक्रेट उनको वोटर देख रहे हैं, हम रिपब्लिकन उनको टेररिस्ट देख रहे हैं। टेररिस्ट किस तरह देखते हैं? एक तो वो ड्रग्स लेके आ रहे हैं, उन सब की एज 18 से 25 साल है। चाइनीज 27,000 चाइनीज बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमाया था कि क्या चाइना अमेरिका के अंदर अपनी फौज बनाना चाहता है? पॉसिबिलिटी। उनके अंदर यमनी आ रहे हैं, उनके अंदर इराकी आ रहे हैं, उनके अंदर हमारे इंडियन पाकिस्तानी आ रहे हैं।
और तरीका वारदात क्या, उसका प्लान क्या बना रखा है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं ओबामा साहब, इनको स्पीडी ग्रीन कार्ड दें और यहां पे एक बिल पेश किया जाए कि ग्रीन कार्ड पे वोट डाला जा सके और अमेरिका को वन पार्टी रूल बना दिया जाए, बन जाएगा। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी तो खत्म हो जाएगी ना अल्टीमेटली। दिस इज व्हाट द ओबामा प्लान इज। तो अगर दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, फिर जमहूरियत का आप हिस्ट्री की किताबों में पढ़ेंगे, जमहूरियत फिर यही होगा कि लोग कहेंगे यार तुम्हारा दादा वोट डालने जाया करता था गाड़ी पर बैठ के, फिर यही होगा। और तो बिल्कुल तार साहब, देखते हैं कि अमेरिकी सियासत भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है और कैसे चीज़ें वो चलती हैं। लेकिन ट्रम्प है तो पॉपुलर, इसमें तो कोई शक नहीं है। हर तरफ उनका डंका लग रहा है। एक ही बंदा है जो ऐसा लग रहा है कि जिसने रह जाना है, और वो आई थिंक निकी हेली रह गई है तार साहब। मैं निकी हेली भी है, निकी हेली है, लेकिन उनका जीतना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अगले इसके बाद न्यू हैम्पशायर से जीतेंगे ट्रम्प साहब, और उसके बाद एक और, मैंने आज की खबर ये थी कि रिपब्लिकन पार्टी उनके ऊपर प्रेशर डालेगी न्यू हैम्पशायर के बाद कि वो विड्रॉ कर ले अपना, क्योंकि उसके बाद न्यू हैम्पशायर के बाद साउथ कैरोलिना और एरिजोना। लेकिन अगर यहाँ से इलेक्शन हार गए तो फिर उनको मेरे ख्याल में विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये आज की खबर ये। तार साहब, इंडिया के लिए तो बाय पार्टीजन सपोर्ट है अमेरिका में, पाकिस्तान के लिए तो जुगाड़बंदी करनी पड़ती है। कभी एमबीएस का फोन करवाना पड़ता है, कभी किसी का करवाना पड़ता है। आप देख रहे हैं पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या होता है। बाइडेन साहब ने तो इमरान खान को फोन नहीं किया था, लेकिन नहीं, आपके साथ रिलेशनशिप, आपने ईरान के ऊपर जो अटैक किया उससे अमेरिकन खुश है आपसे। अच्छा, वो बाइडेन साहब की स्टेटमेंट आई है, आपकी स्टेटमेंट, वहां ताड़ियां मारी, उन्होंने कहा पैसे पूरे करते गए भाई। नहीं, वो किसी बंदे ने तार साहब किया हुआ था। उसने कहा सऊदीज, इजरायली और अमेरिकन तीनों कहते हैं नहीं छड़ांगे ईरान नो, लेकिन कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि ईरान पे हमला कर सके। पाकिस्तान ने करके खाता है। तुसी भी तो फिर अमेरिका के बच्चे हो, तुसी फिर क्या है चंड मार के आया छोटे, वो चंडा सट गया, तुसी सोच क्या की पैसे पूरे कर दे पाए, पैसे पूरे पैसे पूरे हो गया तार साहब, कोई शक नहीं। इसीलिए ईरानी फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं फटाफट जो है ना पाकिस्तान। लगता है कि उनको महसूस हुआ कि नहीं उनकी जो मौलवियों से और फौज से गलती हो गई है, तो अपने वजीर खारजा को भेज रहे हैं ताल्लुकात को ठीक है। छा गए हो पाजी, छा गए हो। अल्लाह करे अमन हो। जैसे आप कह रहे थे साउथ एशिया में अमन हो, इसी तरह हम कहते हैं वेस्ट एशिया में अमन हो, ताकि चीजें बेहतर हो। ईरान के पास तो बहुत सारा एनर्जी रिजर्व्स है, हमें वो चाहिए और दुनिया को चाहिए। थैंक यू वेरी मच तार साहब। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। मतलब कि भाई तो जिस तरीके से भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मतलब कि देखा जाता है ना कि मतलब कि भाई कोई भी मतलब कि बड़ा क्राइसिस आता है पूरी दुनिया में, तो भाई सब भारत की तरफ देखा जाता है। ठीक है भाई, सब भारत मतलब कि सबसे पहले मदद करने के लिए पहुंच जाता है। ठीक है भाई। जो और जो बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें कहा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जो भाई बात कर सकते हैं, क्योंकि भाई सब भारत की जो पॉलिसी चलती आ रही है, ठीक है भाई, तो जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है उसी के तहत भाई नरेंद्र मोदी को ना यही सोचा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जो कि भाई सब ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वॉर वगैरह रुकवा सकते हैं भाई सब। ठीक है, बड़े बड़े मतलब कि भाई साहब जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है भाई साहब उन्होंने बताया कि भाई नरेंद्र मोदी हैं मतलब भाई साहब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से ना मतलब भाई साहब खुलकर बात कर सकते हैं। और भाई साहब और भाई साहब कुछ टाइम पहले हमने ये भी देखा था कि भाई साहब बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट ने मतलब कि भाई दावा किया था कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मतलब कि मना किया था भाई साहब कि परमाणु बम का परमाणु हथियार का इस्तेमाल ना करा जाए, क्या बोलते हैं, पुतिन के द्वारा, राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा। ठीक है सर, ये बात भाई साहब क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कही थी उस न्यूज़ आउटलेट के द्वारा। ठीक है भाई, मतलब ये न्यूज़ आउटलेट ने बताया था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था, बोला था कि भाई पुतिन को कि आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल ना करें, मतलब बातचीत से मसले को हल करने की सोचें। ठीक है भाई, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद ना विदेश नीति का भारत की आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं से जोड़ने पर काफ़ी जोर दिया गया। ठीक है, उनका दृष्टिकोण ये रहा कि मजबूत भारत की दुनिया में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सके। ठीक है भाई, इसी वजह से उनकी विदेश यात्राएं केवल औपचारिक मुलाकातें तक सीमित नहीं रही, उनमें निवेश, रक्षा, तकनीक, ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दे भी प्रमुख हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहा है। ठीक है, भारत ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाई, लेकिन रूस के साथ भी संबंध बनाए रखे। यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों के साथ रिश्ते मजबूत किए, जबकि ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साथ भी भारत की सक्रियता बढ़ी। इसका संदेश ये रहा कि भारत किसी एक शक्ति गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अलग अलग देशों के साथ संबंध बना सकता है। ठीक है,
भारत अमेरिका संबंध मोदी के दौर में काफ़ी व्यापक हुए हैं। रक्षा सहयोग, क्वाड, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण तकनीक, अंतरिक्ष और इंडो पैसिफिक जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी बढ़ी है। ये बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं देखता, बल्कि इंडो पैसिफिक में सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के सामने कठिन कूटनीतिक चुनौती थी। भारत ने रूस के साथ अपने पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंध पूरी तरह ख़त्म नहीं किए, लेकिन साथ ही अमेरिका और यूरोप के साथ अपने संबंध भी बनाए रखे। यही संतुलन मोदी की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। एक तरफ साझेदारी बढ़ाना और दूसरी तरफ रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना। भारत ने विकासशील देशों के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक प्रमुखता से उठाने की कोशिश की। 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। इससे भारत ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उसकी विदेश नीति केवल बड़ी शक्तियों के साथ संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि एशिया, अफ्रीका और विकासशील देशों के हितों को भी महत्व देती है। G20 की भारत की अध्यक्षता ने मोदी की वैश्विक छवि को मजबूत किया। भारत ने योग, संस्कृति, लोकतंत्र, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी विकास यात्रा को भी अपनी सॉफ्ट पावर का हिस्सा बनाया। यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की एक नई वैश्विक पहचान का हिस्सा बन चुकी है। भारत ने कई देशों के साथ डिजिटल भुगतान और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे से संबंधित सहयोग बढ़ाया है। इससे मोदी सरकार का एक बड़ा संदेश बना है, भारत केवल तकनीक और उपभोक्ता नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधान विकसित करने वाला देश भी है। मोदी की वैश्विक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मेक इन इंडिया है और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है। भारत चाहता है कि कंपनियां चीन के अलावा भारत को भी वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन्स के लिए महत्वपूर्ण केंद्र माने। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन, रक्षा उत्पादन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की कोशिश इसी रणनीति का हिस्सा है। भारत ने यूएई, सऊदी अरेबिया और अन्य गल्फ देशों के साथ संबंधों को भी काफ़ी महत्व दिया है। इन देशों के साथ ऊर्जा के अलावा निवेश, व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक सहयोग बढ़ा है। यह भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गल्फ क्षेत्र भारत की ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और प्रवासी भारतीय समुदायों से सीधे जुड़े हुए हैं। ठीक है। विदेश नीति में किसी देश का प्रभाव केवल शिखर सम्मेलन में नहीं मापा जाता, ये भी देखा जाता है कि संकट के समय में कितना मतलब कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोविड-19 के दौरान भारत ने वैक्सीन और दवाओं की आपूर्ति के माध्यम से कई देशों के साथ सहयोग किया है। इससे भारत की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वाली छवि को भी काफ़ी बल मिला, है ना। मोदी की वैश्विक छवि में उनके व्यक्तिगत कम्युनिकेशन स्टाइल का भी योगदान है। वह विदेशी नेताओं के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रिय दिखाई देते हैं और भारतीय प्रवासी समुदाय के बड़े कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। ऐसे विदेश नीति आम भारतीय दर्शक के लिए अधिक विजिबल है। ठीक है। और आर्थिक शक्ति क्या बोलते हैं, किसी नेता को ग्लोबल लीडर बनाने में केवल उसकी व्यक्तिगत लोकप्रियता नहीं, उसके पीछे होता है आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता, तकनीक क्षमता, कूटनीतिक नेटवर्क, जनसंख्या और बाजार, वैश्विक व्यापार, सॉफ्ट पावर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भूमिका जैसी चीज़ें भी होती हैं। सबसे बड़ा बदलाव यही है कि भाई मोदी के दौर में भारत ने अपनी विदेश नीति को केवल दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध रखने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भारत को एक स्वतंत्र, प्रभावशाली और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश करी है। इसी कारण मोदी वैश्विक भूमिका को समझने के लिए केवल मोदी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि सक्षम है। ठीक है भाई। तो भाई यही चीज़ें हैं कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब ग्लोबल लीडर की तरह मतलब कि पूरी दुनिया में मतलब उभर कर आए हैं। तो खैर, तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो कम से कम व्हाट्सएप पर जो शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो आज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।